क्या मैं 3 साल बाद मुआवजे का दावा कर सकता हूँ? भाई साहब, 3 साल बाद करेंगे क्यों आप? कुछ तो कारण होगा। क्या आप बेड पर इतने ज्यादा कोमा की हालत में पड़े हुए थे कि आप 3 साल तक ही कोमे में पड़े रहे? या आप इतने नन्हे मुन्ने बच्चे थे कि ना तो आपके माँ बाप थे ना कोई रिश्तेदार था, आप अकेले थे 8 साल के, और आपका एक्सीडेंट हो गया। आप खुद ही रोटी बना के खाते थे, खुद ही कपड़े पहन के स्कूल जाते थे, खुद ही मजदूरी करके स्कूल की फीस भरते थे, और जब बालिग हुए और 18 साल के जब सूझ पड़ी कि मुझे क्लेम लगाना था, क्या ऐसी हालत थी? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में इतनी गंभीर चोट थी कि आप 1 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे? अरे कोई तो कारण रहा होगा भाई। बिना कारण के आप कैसे 3 साल की अवधि खींच देंगे? उस कारण को आपको न्यायालय में दर्शाना तो पड़ेगा। यदि हम कानून की बात करें तो 2022 के पहले आप 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी पेश कर सकते थे। लेकिन 2022 में कानून में संशोधन किया गया, 166 की उपधारा 3 बनाई गई और उसमें 6 महीने की समय अवधि, कितने, 6 महीने की समय अवधि बना दी गई है। 6 महीने के अंदर आपको क्लेम दावा पेश करना। आपका कोई भी तर्क, कोई भी बचाव किसी उचित कारण पर तो हो, जो आप न्यायालय को बता तो सकें कि इस आधार पर मैं लेट हो गया था। क्योंकि वो 166(3) में अगर आप देखें तो उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप पेश नहीं कर सकते तो आपके कोई प्रतिनिधि भी पेश कर सकते हैं। आप कहां तक बचेंगे, कहां तक जवाब देंगे? ये 166 घा पढ़ रहा हूं मैं आपको। जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सामयिक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा। मृतक की दशा में तो ऑलरेडी विधिक प्रतिनिधि पेश करते ही है, उसमें तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जिसको चोट पहुंची है गंभीर, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव की जरिए भी पेश करा सकता था। अब आपके पास कोई तो उचित कारण होना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि कानून के तहत अगर हम बात करें तो 6 माह की समय अवधि है। 6 महीने के अंदर आपको क्लेम पेश, मोटर दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट का क्लेम केस पेश करना होगा। यदि आप पेश नहीं करते हैं, कोई उचित कारण नहीं बताते हैं, तो आपकी क्लेम याचिका खारिज कर दी जाएगी। लेकिन इसका एक तरीका भी है, एक रास्ता भी है। आईसीआई लंबर इंश्योरेंस कंपनी का एक मामला है 2025 का। अभी इसमें अंतिम फैसला नहीं हुआ, अंतरिम हुआ। न्यूज चैनल के जरिए, कहीं अखबार के जरिए, कहीं गूगल और अन्य जगह व्लॉग पे इस बात की जानकारी निकल कर आ रही है कि 6 महीने के बाद भी आप पेश कर सकते हैं, न्यायालय उसको वापस नहीं करेगा, लेकर रख लेगा। अब कई जगह न्यायालय के द्वारा लेकर रख लिए भी जाते हैं, अंतरिम आदेश ही पारित नहीं किया जाता है कि भाई पहला इस केस में फाइनल आदेश हो, उसके बाद हम इसमें अवार्ड अर्जी देंगे। वापस नहीं करेंगे, न्यायालय लेकर रख लेंगे। कई जगह कार्रवाइयों को आदेश पत्रिका पर लेने के बाद आगे भी बढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी न्यायालय ने अंतिम फैसला दिया ही नहीं है। एक अंतरिम फैसला है, वो भी कहां कहां से निकल कर आ रही है। जो मैंने आपको बात बताई, मैंने उस मूल फैसले को भी डिजिटली बुक के अंदर कॉपी पेश किया है, पूरा मूल फैसला। लेकिन उसमें कहीं भी 6 महीने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो अंतरिम आदेश है। वो अंतरिम रूप से हुआ होगा, लेकिन वो अंतरिम आदेश का उल्लेख वहां पर नहीं होता है, जो हम जहां पर हम सर्च करते हैं, जहां पर हम पीडीएफ देखते हैं। तो वो आदेश में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अंतरिम आदेश है। जगह जगह से जानकारियां मिल रही हैं और न्यायालय में भी कुछ ऐसे दावे पेश किए गए हैं। अब जो भी स्थिति हो, लेकिन आपके पास में एक रास्ता ये है कि आप ज्यादा अकल ना लगाएं। यदि कोई वास्तविक कारण है आपका, तो आप लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का आप आवेदन तैयार करें, साथ में शपथ पत्र लगाएं और पूरा रीजन, जो आपका वास्तविक रीजन है डिले का, वो उसमें लिख दें और क्लेम याचिका पेश कर दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो क्लेम याचिका जज साहब के द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी, उसको वापस नहीं किया जाएगा। और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम आदेश नहीं कर दिया जाता, तब तक उस आदेश की प्रतीक्षा भी की जा सकती है। क्योंकि अंतरिम आदेश हुआ है न्यायालय में प्रकरण के बीच में, तो ऐसी दशा में आप ये कार्रवाई आप कर सकते हैं। आपको उसमें उचित कारण लिखना होगा, क्योंकि एक जाहिर सी बात है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो 6 महीने काफी लंबी समय अवधि होती है सर। 6 महीने के अंदर क्लेम केस आपको कोर्ट में पेश करना ही करना है। एक मैंने ही पेश किया था सर, 100% डिसेबिलिटी थी उस व्यक्ति को, प्याज की मेटाडोर ने टक्कर मारी थी उनको, और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। 30 एक साल की उसकी उम्र थी। उसकी ये हालत हो गई थी कि वो करमट भी नहीं ले सकता था, रेंग के चलता था। उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई थी, इतनी थक हार गई थी। फिर बाद में हालांकि आ गई। एक बार जज साहब ने मुझसे कहा कि वकील साहब, आपके पक्षकार को बुलाइए आप कोर्ट में, हम देखेंगे उसे। तो मैंने उसको कोर्ट में बुलाया, बड़ी मुश्किल से 2 लोग जैसे तैसे पकड़ कर लाए। एक ही बार बुलवाया गया था, उसको बयान भी दिए थे। तो जब इतनी गंभीर चोट का व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, क्लेम याचिका पेश कर सकता है, तो भला आप क्यों नहीं कर सकते? कई व्यूअर्स ने सवाल भी पूछा मुझसे, और ये सवाल अक्सर देखा जाता है कि क्या मैं 3 साल बाद मुआवजे का दावा कर सकता हूं?
अरे सर, 3 साल की अवधि कोई छोटी मोटी अवधि नहीं होती है। आपको कोर्ट में जज साहब को कारण बताना होगा, क्योंकि जज साहब कानून लेकर बैठे हुए हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 3 का कानून हाथ में लेकर बैठे हुए हैं जज साहब। वो किताब में उनको रखी हुई है, उनके पास किताब। वो यही पूछेंगे भाई क्या कारण है आपका, तो आपको डिले का कारण बताना होगा। एक बात और मैं बता दूं आपको कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं थाने पर एफआईआर नहीं लिखवा पाया था। आप ये नहीं कह सकते कि मैं थाने पर गया था तो मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई। नो सर, ये बात होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? मैं प्रैक्टिकली जीता जागता उदाहरण आपको बता रहा हूं। मेरी 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब के द्वारा उनके कर्मचारी के जरिए एमएलसी पीएमएलसी रिपोर्ट सीधे पुलिस थाने भेजी जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट क्लेम केस आता है, जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास कोई दुर्घटना का केस आता है, डॉक्टर साहब सबसे पहले पूछते हैं क्या हुआ। वो कहता है साहब एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में मुझे चोट लगी है। तो डॉक्टर साहब उसी समय एमएलसी पीएमएलसी पुलिस थाने पर भेजते हैं। अब जब पुलिस थाने पर भेज दी गई तो रोजनामचा में उसको दर्ज कर ली गई और तुरंत वहां से एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी आते हैं आपके बयान लेने। यदि आप आईसीयू में भर्ती हैं, बेहोश हैं, तो डॉक्टर साहब कह देते हैं कि भाई अभी ये बयान देने की हालत में नहीं है। वो लिख कर ले जाते हैं और जो उनके रिश्तेदार मौजूद होते हैं उनके बयान लिख लेते हैं, बाद में आपका नोट कर लेंगे। एफआईआर आपकी दर्ज कर ली जाती है। तो एफआईआर तो दर्ज हो ही गई आपकी। आप जैसे ही ठीक होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आपका जो है कि पूरे स्टेटमेंट लेके और चालान पेश कर दिया जाएगा कोर्ट में। 193 BNSS 2023 के तहत अनुसंधान जैसी पूर्ण होगा, कोर्ट में वो चल पड़ेगा। आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप आपकी जगह है, आप कोमा में हैं, आप 1 साल से कोमा में हैं, आप हिल डुल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, न्यायालय से समन आएगा आपके पास बयान देने के लिए। ये प्रोसीजर तो चल रही है सर, आप इस प्रोसीजर को तो आप छुपा ही नहीं सकते। अब आपकी तो ना तो थाने में रिपोर्ट है ना आपकी एफआईआर है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो भी 3 साल की अवधि। भाई उचित कारण भी होना चाहिए सर। न्यायालय में धारा 5 के आवेदन में उचित कारण शपथ पत्र के साथ आपको देना होगा, क्योंकि ये संभव ही नहीं हो पाता फिर सर। मतलब एक व्यक्ति झूठा ही क्लेम लेकर आ जाए तो न्यायालय उसकी बराबर जांच पड़ताल करेगा और न्यायालय को लगेगा कि ये झूठे आधार हैं तो उसको निरस्त भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है, चलो हम मान लें 1 मिनट के लिए कि एफआईआर नहीं भी हो पाई दर्ज, लेकिन समय अवधि 3 साल थोड़ी होगी सर। फिर उसमें तो ये आपके साथ एक्सीडेंट हुआ तो आप तो हॉस्पिटल से ही सूचना दे दी जाती है और वहीं से एफआईआर सर दर्ज हो जाती है। कभी कोई कारणवश हो गया तो आप प्राइवेट कंप्लेंट भी लगा सकते हैं वकील साहब को करके। प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर आप क्लेम याचिका लगा सकते हैं, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। ये तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर कि आपके साथ कोई दुर्घटना हुई और थाने पर एफआईआर दर्ज ना हो। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा खुद का एक प्रकरण है, अभी जस्ट उसकी मैं कोर्ट में अभी मैंने आपको पिछली बार भी मेरे एक वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। मोटरसाइकिल पर 4 लोग बैठकर जा रहे थे। सामने से एक कार ने अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया, टक्कर मार दी, चारों गिर गए। 2 छोटे बच्चे थे, 4 साल का एक बेटी थी, 10 साल की माता जी थी, 70 साल की वो खुद जवान आदमी थे, 34-35 साल के। जा रहे थे रिश्तेदारी में मिलने, अब गिर गए, पेड़ की हड्डी टूट गई, रात डली, कमर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया। सीधे वहां से उन्होंने फोन लगाया उनके रिश्तेदार को, वो सीधे लेके गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए। जैसे ही भर्ती हुए वैसे ही डॉक्टर साहब ने सबसे पहला पूछा कि भाई साहब क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि साहब एक्सीडेंट हो गया। उनका ठीक है, दर्ज करा, हॉस्पिटल में भर्ती करा और फौरन उनके कर्मचारी को बुलाया और पुलिस थाने पर रिपोर्ट भेज दी। वहां से पुलिस थाने पे रोजनामचा में दर्ज की गई और तुरंत एक जवान आए और उनके बयान लेने के लिए, पुलिस अधिकारी। लेकिन वो वहां से तुरंत ही हॉस्पिटल में बिना बताए पास ही एक बड़े हॉस्पिटल में चले गए। आप देखिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं सर मैं आपको। 25 साल की वकालत के अनुभव के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको किताबों में नहीं मिलेगी ये जानकारी आपको। दूसरा हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां भी यही घटना दोबारा हुई। उस बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ। उनका साहब एक्सीडेंट का केस है और टक्कर मार दी, उससे चोटें लगी। उनका ठीक है, करो भर्ती, आईसीयू में भर्ती करा। और तुरंत उन्होंने एमएलसी पीएमएलसी रिपोर्ट लिखाई और इन्होंने भी वही कार्य किया जो पहले हॉस्पिटल वाले ने किया था। इन्होंने भी थाने पर भेज दिया। 2 जगह से थाने पर रिपोर्ट चली गई, रोजनामचे में दर्ज हो गई, एफआईआर लिखी गई। फिर दोबारा उस हॉस्पिटल में आए वो पुलिस अधिकारी अगले दिन, वहां पर उनके बयान नोट किए और एफआईआर दर्ज किया। बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात है
कि जिस थाने को दी गई थी उस थाने के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं था, वो दूसरे थाने का था। लेकिन उन्होंने इतनी कार्रवाई की कि रोजनामचा में दर्ज करी, एफआईआर दर्ज करी और उस संबंधित थाने को भेज दी। फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन उस थाने के द्वारा किया गया जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई थी। तो टोटल मिलाकर एक बात ये सामने निकल कर आती है कि यदि हम बेहोश भी हैं, हमें कोई कानून की जानकारी भी नहीं है, तब भी तो सर हमारी एफआईआर दर्ज हो रही है। यह उदाहरण मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली जीता जागता। भला डॉक्टर साहब से ही, थाने से, हॉस्पिटल से सूचना दी जा रही, सरकारी हॉस्पिटल से सूचना दी जाती है, तो एफआईआर तो हर सूरत में दर्ज होगी। तो यहां पर एक बेनिफिट आपको मिल जाता है कि सपोज करें कि खुदा ना खास्ता एफआईआर दर्ज हो गई आपकी, सब कुछ हो गया और आप कोमा में हैं, आप आईसीयू में हैं, आपको 1 साल हो गया, 6 महीने की बजाय 8 महीने हो गए, साल भर हो गया, उसके बाद आप ठीक हुए, तो आप फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पर्ची, आईसीयू के पर्चे, डॉक्टर का प्रमाण पत्र, ये सब लेके आप जो है कि धारा 166 की याचिका आप कोर्ट में पेश करें और साथ में लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 का भी आवेदन पेश करें, उसके साथ शपथ पत्र भी लगाएं, सारे मेडिकल के बिल पर्चे भी लगाएं। उसके बाद आप निवेदन करने खड़े हों और फिर कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो आईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस में जो हम सुन रहे हैं, सर मैंने भी सुना है, मैंने सर्च किया सब जगह, लेकिन वो रिटर्न में ऐसा कहीं प्राप्त नहीं हुआ। मैंने उस जजमेंट को लिख भी दिया, लेकिन वो सब जगह मौजूद है। आप भी कहीं सर्च करेंगे ऑनलाइन, आपको यही मिलेगा कि 6 महीने के बाद भी पेश किया जा सकता है, अधीनस्थ न्यायालय लेने से इनकार नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि वो लेने से इनकार नहीं किया जाएगा, आप उसको पेश कर दें। जो भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अंतिम फैसला दिया जाएगा वो अलग बात होगी, लेकिन आप इस प्रोसेस को इस तरीके से कर सकते हैं। अब मामला ये उठता है कि कई लोगों के मन में आता है कि क्या 3 साल बाद, अरे सर आप 10 साल बाद की को बात करते हैं, 3 साल बाद की आप क्यों बात करते हैं? आप भला आप कुछ तो सोचें कि जिस व्यक्ति को वास्तव में चोट लगी है और उसकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उसको कहाँ चैन पड़ रहा है सर? वो तो थोड़ा सा ही ठीक होगा और वो तो भागेगा, जहां उसको इलाज में, दवाई में, पैसे में की जरूरत पड़ेगी तो वो तो भागेगा बेचारा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, घर का सामान बेचेगा, जेवरात बेचेगा, इलाज करवाएगा। और उसको कहीं से पता लगता है कि कोई वकील साहब अगर उससे आके मिल लेते हैं और उसको सलाह देते हैं कि भाई एक्सीडेंट क्लेम लगा देते हैं, बीमा कंपनी सारा इलाज का खर्चा देगी, तो बेचारा वो तो रेंगता रेंगता आ जाएगा कोर्ट में। सर आप कहां से इस बात का प्रश्न पूछते हैं और इस बात का प्रश्न आप सोचते हैं क्या 3 साल बाद, क्या 10 साल बाद? अरे भाई क्लेम केस है, क्लेम एक्सीडेंट क्लेम केस है सर, कहाँ की बात करते हैं आप? कोई 10 साल बाद कोई क्लेम केस पेश करता है क्या 3 साल बाद? अरे आप 10 साल बाद भी करें, चले मान ले 1 मिनट के लिए, लेकिन कोई तो उचित आधार बताएं कि आप जज साहब के सामने खड़े हो जाएंगे कि सर मैं तो 10 साल बाद क्लेम केस लेके आया हूं, मेरा क्लेम स्वीकार कर ले। क्या ऐसी बेवकूफी अदालत में थोड़ी चलेगी सर? वहां पर कानून के फैसले किए जाते हैं, सजा दी जाती है, बरी किया जाता है सर, अदालत है वो अदालत। आप जो है कि उचित कारण है आपके पास, समय अवधि को मैं हटा देता हूं बीच में से 1 मिनट के लिए, ना 1 साल, ना 2 साल, ना 3 साल, ना 4 साल, ना 5 साल, ना 10 साल। आप तो उचित रीजन लेकर आए आप वास्तव में। इधर मैंने आपको बता दिया एक्सीडेंट हुई है तो एफआईआर तो आपकी होगी होगी, वो सारा आपका कोर्ट में केस इतनी जल्दी निपटता भी नहीं है, 2 साल 3 साल चलता रहता है आराम से। अब अगर आप इस बीच किसी कारणवश थोड़ा लेट भी हो जाते हैं 6 महीने के बाद, तो आप आ जाए धारा 5 का आवेदन लेकर, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आपको उसमें तमाम बेनिफिट्स और लाभ मिल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्ट है 1900 धारा 5 की 1963 की, वो मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। और भी बहुत कुछ जरूरी जानकारियां मैंने डिजिटली बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। धारा 5 का आवेदन, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट, उससे जरूरी कुछ काम, कुछ जरूरी कानूनी कायदे, सब कुछ डिजिटली बुक में मैंने आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। जैसा कि आप जानते हैं हर वीडियो के एक डिजिटली बुक में तैयार करता हूं, उसमें वो जो बातें मैं आपको वीडियो में बताता हूं, कानूनी जानकारियां, वो रिटर्न रूप में उसमें मौजूद रहती हैं। और जो उसके अलावा भी और बहुत कुछ मौजूद रहता है। इसमें तकरीबन 26-27 अध्याय हो चुके हैं। एक्सीडेंट से रिलेटेड ई बुक है सर ये, इसमें काफी अध्याय शामिल है, महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां इसमें शामिल हैं। और उसी के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि आजकल तो इतनी सचेत और सजग चारों तरफ का माहौल हो गया है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं कि लोग उसके पास पहुंचे नहीं। अगर वो हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल में, घर है तो घर, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार तक में शामिल हो लोग आपको मिल जाएंगे, कानून के जानकार, जो उनको सलाह देंगे कि आप जो है कि एक्सीडेंट क्लेम अब लगा दें, आप लेट ना हो। तो कानून तो हर जगह मौजूद है सर, ये कानून की जानकारी तो हर जगह मौजूद है। आप कोई
अफ्रीका के जंगलों में थोड़ी रह रहे हैं, अफ्रीका के घने जंगलों में कि आप वहां रह रहे हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है। या भारत के अंदर भी आप कोई ऐसे जंगलों में रह रहे हैं जहाँ जो है कि देश से कटा हुआ है और आपको ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना आप जंगल में जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। ऐसी हालत तो नहीं है सर आपकी, कम से कम आजकल पूरी जगह इंटरनेट और सब जगह कनेक्ट है पूरी दुनिया। भैया आपका जंगल में भी एक्सीडेंट हुआ है तो आप जाएंगे तो हॉस्पिटल में इलाज कराने। अब तो कोई वेद और हकीम तो ऐसे है नहीं कि आप वहां जाएंगे, सारा इलाज नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है। हॉस्पिटल में आपने कदम रखा, डॉक्टर साहब ने थाने पर सूचना दी, आपका काम हो गया, वहीं से एफआईआर और पूरा चालान तो आपके हाथ में आ ही गया। थोड़ा बहुत विलंब होता भी है तो आप धारा 5 के आवेदन से निवेदन आप उसमें कर दें, वो कोशिश करें कि आप 6 महीने के अंदर ही पेश करें। अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक में से देता हूं, क्योंकि परिवार वालों के अंदर ही खुद फिक्र हो जाती है सर, जैसे एक्सीडेंट होता है ये कब तक क्लेम केस पे हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं। भाई पता नहीं वो कौन लोग हैं जो 5 साल या 10 साल बाद की सोचते हैं, 3 साल बाद की सोचते हैं। जो भी हो ठीक है, कानून तो बना हुआ है सर, अपनी जगह है, आपकी सोच अपनी जगह है। आइए मैं आपको डिजिटल ई बुक में से आगे की जानकारी देता हूं सर, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए सर, आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डिजिटल ई बुक है और यही वीडियो का टाइटल भी है, क्या मैं 3 साल बाद मुआवजे का दावा कर सकता हूं, समय सीमा के नियम, एमपी एक्ट सेक्शन 166। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और डिजिटल ई बुक का भी यही टाइटल है सर। इसमें मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लिख दी हैं, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, सब कुछ रिटर्न रूप में मौजूद है कि दुर्घटना के कितने दिनों के भीतर एमएसएटी में क्लेम केस दर्ज करना अनिवार्य है। क्या दुर्घटना के 2 या 3 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजा मिल सकता है? तो मुआवजा तो मिल सकता है सर, मुआवजा मिलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दाखिल करना बड़ी बात है। आपने कई बार एक्सीडेंट क्लेम केस समय सीमा के अंदर भी पेश कर दिया और किसी कारणवश प्रकरण में विलंब हो गया 2 साल का, 3 साल का, तो एमएससीटी कोर्ट 3 साल बाद अवार्ड पारित करेगी। वो अगर आपका एंट्री होना जरूरी है कोर्ट में लिमिटेशन के अंदर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर 4 साल बाद भी कोर्ट ने फैसला दिया तो 4 साल बाद मुआवजा मिलेगा आपको। 6 महीने बाद कोर्ट ने फैसला दे दिया तो 6 महीने के बाद आपको मुआवजा मिल जाएगा। कोर्ट में पेश करते से ही यदि आपका राजीनामा हो जाता है तो आपको 6 महीने के अंदर ही निराकरण हो जाएगा, 3 महीने के अंदर ही निराकरण हो जाएगा, पहली लोक अदालत में निराकरण हो जाएगा, क्योंकि 89 की कार्रवाई लगती है वाद विषय के साथ ही या जस्ट उसके बाद ही। बीमा कंपनी यदि ऑफर करती है, उनका ऑफर आपको मंजूर होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो आपका तो 2 पेशी में राजीनामा हो जाएगा। भला कहाँ के 3 साल की आप बात कर रहे हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक एडवोकेट और आम नागरिक दोनों के लिए इस समय सीमा के गणित को समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको कानून की स्थिति बता देता हूं सर, जो है कि जो मैंने आपको जस्ट बताया था, आपको 2022 के पहले लिमिटेशन नहीं थी और 2022 के बाद धारा 166 में उपधारा 3 जोड़कर यह नियम तय कर दिया गया कि कोई भी दावा याचिका दुर्घटना घटित होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। सर ये मैं आपको एक क्लेम धारा भी लेकर बैठा हूं, ये 166(3) में पढ़ रहा हूं आपको। प्रतिकर के लिए कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे दुर्घटना होने से 6 मास के भीतर प्रस्तुत ना किया गया हो। नो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शेल बी इंटाइड अनलेस इट इज मेड विद इन 6 months ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। क्लियर तो लिखा हुआ है सर, बिल्कुल। अब इसमें 3 साल के बाद भी क्या क्लेम दर्ज हो सकता है, हम इस मामले पे भी थोड़ा समझ लेते हैं कि दुर्घटना 6 महीने से ज्यादा हो गए आपके, सपोज करो, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो क्या क्लेम का पूरा अधिकार खत्म हो जाता है? नो, इसका उत्तर है नहीं, अधिकार खत्म नहीं होगा। लेकिन ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा कि जिन ग्राउंड को लेकर आप गए क्या वो उचित ग्राउंड है। यहां पर आपको समझने वाली बात है, दावेदार के पास विलंब का पर्याप्त और ठोस कारण सफिशिएंट रीजन है तो यह क्लेम याचिका के साथ परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत विलंब माफी का आवेदन लगा सकता है। अब हम इसमें देख लेते हैं मान्य कानूनी कारण, मतलब सामान्यता जिनको माना जा सकता है। गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होना, नाबालिग होना, अज्ञानता व गरीबी अपराध केस में उलझना। अब इसको साबित करना पड़ेगा सर आपको, खाली लिख देने से काम नहीं चलेगा। गंभीर बीमारी अस्पताल में भर्ती होना, तो आप हॉस्पिटल में भर्ती थे तो किस तारीख को भर्ती हुए और किस तारीख को आपको डिस्चार्ज किया गया, वो पर्चा आपको पेश करना पड़ेगा। आप गंभीर बीमारी कहते हैं तो गंभीर बीमारी का डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, डॉक्टर साहब के मुकाला का तो बयान भी करवाना पड़ेंगे आपको, सब चीजें साबित करना पड़ेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही का होगा सर, एविडेंस एक्ट आप समझ लें,
धारा 101 से लेके 106-7 तक साबित करने का भार जो अदालत में दावा लेकर आता है उसी के ऊपर उसके दावे को साबित करने का भार होता है। और जब उसका जवाब प्रतिवादी लेकर आता है विपक्षी, तो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, वो जो लिख कर देता है तो वो साबित करने का भार उसके ऊपर होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी शब्द अदालत में कहेंगे, जो भी आप सहायता मांगेंगे, उसको साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप साबित नहीं करेंगे तो वो ना साबित माना जाएगा, और अगर ना साबित माना गया तो आपकी क्लेम याचिका आपने पेश कर दी, जज साहब उसको निरस्त कर देंगे। अभी जस्ट मेरे पास एक क्लेम याचिका रखी हुई यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की है वो, यह अभी ज्यादा पुराना फैसला नहीं है, अभी अभी आज ही मैंने उसको पढ़ा था कोर्ट में, आज अभी थोड़े समय का ये 2023 के समथिंग की घटना आई। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का था, उसमें इंश्योरेंस कंपनी को ही मुक्त कर दिया ट्रिब्यूनल कोर्ट ने। मैं ये जो जजमेंट लेकर आया हूं सर आपके लिए क्यों लाया हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट। उसमें मामला ये था कि बीमा पॉलिसी ने बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होता है, और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस का वेरिफिकेशन भी करवा दिया और ये माना गया कि नहीं है, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुक्त कर दिया। अब मैं क्यों लेकर आता हूं सर जजमेंट, क्यों बना रहा हूं आपके लिए वीडियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट ढूंढ ढूंढ कर ला रहा हूं मैं, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, हर पीड़ित को उसका फायदा मिले, किसी को भी मतलब हर दुखी के आंसू पोंछने का कार्य करने की कोशिश है सर मेरी। अब यहाँ पर थोड़ी सी जागरूकता और सचेतता रखी जाती तो बीमा कंपनी लायबल हो सकती थी, केस हो सकती थी। मेरे पिछले कई वीडियो आप देख लें उठाकर, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का जजमेंट है सर, जो भुगतान करो और वसूलो, पे एंड रिकवर सिद्धांत का जनक है, जन्मदाता, इसी से सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है सर। इसमें भले ही कोई कमी है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन बीमा होना जरूरी है सर। अगर बीमा नहीं है तो आप बीमा कंपनी को पक्षकार ही नहीं बना सकते। बीमा है आपका, बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो न्यायालय आदेश करेगा बीमा कंपनी को कि आप पीड़ित को भुगतान करें और मालिक से वसूल करें। जाहिर सी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये साइटेशन 2004 का और 2026 तक इसका हवाला देते हुए कई जजमेंट्स पारित किए गए। क्या बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के क्लेम लिया जा सकता है? स्पेशल वीडियो बनाया है सर मैंने चैनल पर, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। उससे रिलेटेड जरूरी कानून, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण जजमेंट्स, सब कुछ उसके ऊपर डिजिटल ई बुक तैयार करके उसी वीडियो के नीचे उसकी लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद भी सकते हैं सर। क्या अब आप सोच लें, ट्रिब्यूनल कोर्ट है सर, ट्रिब्यूनल कोर्ट को जो लगा उचित उसने कर दिया। अब आपको अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप जाइए फिर हाई कोर्ट। बात है सर, अगर माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया, माननीय न्यायालय के आदेश से आप असंतुष्ट हैं, तो मोटर यान अधिनियम 1988 की जो धारा 172, 73 अपील के प्रावधान दिए गए उसके तहत आप अपील करें, फिर वहां बताएं आप, हो सकता है वो मान लें। अगर वो भी नहीं मानते हैं तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहां पर मान लिया जाएगा, आपका संभव है मान लिया जाएगा। 99% का 100% मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ही तो हैं सर, और उन्होंने ही तो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं कि संपूर्ण भारत में इन सिद्धांतों का पालन किया जाए। अब कई बार अच्छा थोड़ी सी हमें सावधानी क्या बरतना होती है कि जब आर्गुमेंट का समय होता है तो इन न्याय दृष्टांतों की हम सूची बना लें, और हमें लगता है कि यार मामले में गड़बड़ है, हमारा क्लेम खारिज हो सकता है, तो आप तुरंत सूची बनाएं और कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर दें और निवेदन कर दें कि सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश दिए कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है, मतलब सॉरी जिसने टक्कर मारी उस वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है, तो भी हमें बीमा दिलाया जाए और ये गाड़ी मालिक से वसूल करेंगे। भाई क्लेम पूरा क्लेम मिलेगा सर। उसमें कई बार परमिट का सवाल उठता है, बस का एक रूट परमिट होता है, वो उससे हटकर कई बार ड्राइवर कहीं और ले जाता है, वहां टक्कर मार के मृत्यु कारित कर दी, बीमा कंपनी वाले आते हैं कि इसका तो परमिट इस रोड से इस रूट पर था, ये अन्य और जगह चला रहे थे, वहां परमिट ही नहीं था, इन्होंने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया, हम बीमा नहीं देंगे। कई बार ट्रिब्यूनल कोर्ट खारिज भी कर देती है, बीमा कंपनी को मुक्त कर देती है। अब आप क्या करेंगे? अरे भाई साहब, इस पे भी स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने, के नागेंद्र 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट और भी महत्वपूर्ण जजमेंट्स और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कानून उस वीडियो में भी बताएं, और उसकी भी स्पेशल डिजिटल ई बुक सर मैंने लिख दी है, उसकी लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। सभी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं सर। ये मोटर यान अधिनियम का टॉपिक पकड़ा है मैंने अभी वर्तमान में आप लोगों के लिए। ये मेरा तकरीबन 80 वीडियो बना चुका हूँ, 80वां वीडियो है मेरा ये मोटर यान अधिनियम पर। इससे पहले मैंने नोटरी, वसीयत, सिविल प्रक्रिया संहिता, फौजदारी पर वीडियो बनाया, अभी मैं लगातार इस पर बना रहा हूँ। फिर जब टॉपिक में चेंज करूंगा तो लगातार उस दूसरे टॉपिक पर ही बनाऊंगा सर मैं।
तो मैं एक छोटे से छोटे पहलू पर भी सर आपको जानकारी देना चाहता हूं, ताकि हर व्यक्ति कानून का लाभ ले सके और उसके जीवन में यदि कोई कानून की वजह से कोई अड़चने आ रही हैं तो अड़चने सर दूर हो सकें। क्या है सर कि कानून की जानकारी आजकल लगभग लगभग हर जगह हर व्यक्ति को मौजूद है, इसलिए हमें कुछ ऊपरी लेवल पर उठकर काम करना होगा। हम ऐसे ही नहीं कि 3 साल बाद उठकर आ गए, अरे सर अब आजकल स्थितियां बदला गई हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं आगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है सर, ये 6 महीने की परिसीमा के बारे में आईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कोर लिमिटेड आयाती नेवत्था विरुद्ध ओआरएस एसएलपी का है ये। अब हालांकि मैंने आपको इसकी स्थिति बताई दी है, ये अंतरिम आदेश हुआ है और अंतरिम आदेश भी सर कहीं रिटर्न में अभी मौजूद नहीं है। ये खबरें पूरे जो है कि समाचारों में फैली हुई हैं। यहाँ हमारी पूरी बार में हर वकील को जानकारी है इस बात की कि वो आईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस का मामला है। भोपाल में जो बड़ी कोर्ट है यहाँ से पास में हमारे तकरीबन 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर, वहां भी सभी एक्सीडेंट क्लेम वकीलों को मालूम है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश करा है कि अगर कोई लेट भी हो जाता है तो एक्सीडेंट या क्लेम याचिका पेश करे तो जज साहब वापस नहीं करेंगे, बस ये सब जगह है। लेकिन उसमें अंतिम फैसला भी आया नहीं है। मैंने उस जजमेंट को भी सर्च किया, इसमें लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अंतरिम फैसला कुछ ना कुछ आया है, न्यायालय के द्वारा उसको माना जा रहा है। अब ये मैंने आपको बताया था कि थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है जो घायल हो जाता है, इसका पूरा उदाहरण सर मैंने लिख दिया है, व्यवहारिक उदाहरण भी मैंने बना दिया है इसके अंदर, आप देख रहे हैं पूरा जो मैंने आपको जानकारी दी। ये कोर्ट के आइडियल ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की है सर मैंने। आप आपके हिसाब से जो भी घटना और परिस्थिति हो उस हिसाब से आप रद्दो बदल और संशोधन इसमें आप कर सकते हैं। वही ऊपर को न्यायालय का नाम और आवेदक और अनावेदक का नाम इसमें आएगा। और आवेदन पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 ये 166 की याचिका के साथ लगेगा सर। पूरी 166 की याचिका पहले तैयार करना पड़ेगी, उसके ऊपर आवेदन लिखकर आपको देना पड़ेगा। पहले धारा 5 के आवेदन पर बहस होगी, मंजूर हुआ तो केस आगे चलेगा और ना मंजूर हुआ तो केस निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें लिख देना है सर आपको, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963। पिछले 1-2 वीडियो और बनाए थे, उसमें भी मैंने धारा 5 के आवेदन की ड्राफ्ट को बताया है, मुझे ध्यान है। उस डिजिटल ई बुक में भी मेरे द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। दावा याचिका प्रस्तुत करने में हुए विलंब को माफ फरमाने हेतु या करवाने हेतु क्या निवेदन है सर इसमें, आवेदक द्वारा अनावेदकगण के विरुद्ध धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत दुर्घटना दावा याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, नंबर 1। दूसरा हो गया, दूसरा नंबर यह कि उक्त दुर्घटना दिनांक को कारित हुई थी। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की धारा 166(3) के अनुसार क्लेम प्रस्तुत करने की अवधि 6 माह निर्धारित है, परंतु उक्त याचिका प्रस्तुत करने में लगभग माह का या वर्ष का विलंब हुआ, जो भी आपके साथ हो। यह कि उक्त विलंब का मुख्य पर्याप्त कारण सफिशिएंट कारण यह है कि दुर्घटना के पश्चात आवेदक गंभीर रूप से घायल हो गया था तथा दिनांक से दिनांक तक लगातार अस्पताल में भर्ती रहा। अब अस्पताल में भर्ती रहा तो सबूत चाहिए सर, एडमिट और डिस्चार्ज ये आपको ध्यान रखना। एवं तत्पश्चात डॉक्टर की सलाह पर बेड रेस्ट पर रहा, अथवा आवेदक दुर्घटना के समय नाबालिग था या अज्ञानता के कारण एफआईआर काफी विलंब से प्राप्त हुई। हम ये तो कह ही नहीं सकते कि एफआईआर दर्ज नहीं हो, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद ही तो भेज देते हैं, वहीं से जांच चालू हो जाती है। यह कि उक्त विलंब आवेदक की किसी लापरवाही या स्वेच्छाचारिता के कारण नहीं हुआ है, बल्कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर हुआ है। यह कि मोटरयान अधिनियम एक सामाजिक कल्याणकारी विधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह उदाहरित किया गया है कि तकनीकी आधारों पर पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। यदि उक्त विलंब को माफ नहीं किया गया तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान से नर्म प्रार्थना है कि न्याय हित में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा याचिका प्रस्तुत करने में हुए कुल विलंब जो भी अवधि हो आप लिख दें, तो करने की माफ फरमाने की कृपा करें। ये तो आवेदन हो गया सर आपका, इति दिनांक हो गया, नीचे दस्तखत हो गया। अब ये शपथ पत्र लगा दें, शीर्षक वही लिखना है सर। 3 लोगों को इसमें बनाया जाता है, गाड़ी मालिक और ड्राइवर और बीमा कंपनी। शपथ पत्र में आ जाए, बीच में एफिडेविट लिख दें धारा 5 के आवेदन के समर्थन में, पूरा नाम पता लिख दें आधार कार्ड के हिसाब से। यह कि मैं उक्त प्रकरण में आवेदक दावेदार हूं, अब यहाँ की मैंने लिख दिया, आप हर जगह लिख दें मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि एक आइडियल ड्राफ्ट है, मैंने बना दी है। मैं उक्त प्रकरण में आवेदक दावेदार हूं तथा मामले के समस्त तथ्यों परिस्थितियों से भली भांति परिचित हूं। दूसरा, मेरे द्वारा अनावेदक गण के विरुद्ध धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत दावा याचिका एवं उसके साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन आज प्रस्तुत किया जा रहा है। दुर्घटना दिनांकों को कारित हुई थी, जो भी हो दुर्घटना दिनांक लिख दें, जगह छोड़ दी मैंने। दुर्घटना के पश्चात मुझे गंभीर चोटें आई थी जिसके कारण मुझे तत्काल अस्पताल का नाम लिख दें।
में भर्ती कराया गया, जहां मेरा इलाज दिनांक से दिनांक तक चला। अगला फेरा आएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात भी डॉक्टर साहब द्वारा मुझे पूर्ण रूप से बेड रेस्ट की सलाह दी गई, जिसके कारण मैं चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ था या थी। मेरी शारीरिक अस्वस्थता, पांचवा पेरा है। मेरी शारीरिक अस्वस्थता, निरंतर इलाज तथा आर्थिक तंगी के कारण मैं नियत समय अवधि 6 माह के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दावा याचिका प्रस्तुत नहीं कर सका या नहीं कर सकी। अगला पैरा आएगा, यह कि दावा याचिका पेश करने में हुआ विलंब मेरी किसी लापरवाही, स्वेच्छाचारिता या दुर्भावना के कारण नहीं हुआ है, बल्कि मेरी गंभीर शारीरिक अशक्तता और परिस्थितियों के वशीभूत होकर हुआ है। यदि उक्त विलंब को माफ नहीं किया गया तो मुझे अपूर्ण क्षति होगी और मैं न्याय से वंचित हो जाऊंगा। इधर हस्ताक्षर आ जाएंगे सर, सत्यापन आ जाएगा और नीचे वेरिफिकेशन आएगा, दिनांक आ जाएगा। नोटरी या हाथ कमिश्नर से आप इसको सत्यापित करवा लें। साथ में आप लगा दें मेडिकल दस्तावेज और साक्ष्य में जो भी आपके हों। ये वही फैसला है सर जो चर्चा में काफी सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है। मैंने अभी कई जगह सर्च किया, गूगल पर भी, नेट पर भी, और चर्चा की, लेकिन चर्चा में एक ही बात निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है कि 6 माह बाद भी आप क्लेम पेश करेंगे तो ट्रिब्यूनल कोर्ट वापस नहीं करेगी। बस सर, यही जानकारी मुझको भी है, और अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ उसमें। अब वो मैंने सर्च की जहां तक, भोपाल कोर्ट में, शुजालपुर कोर्ट में और अन्य जगह भी, तो ये फैसला निकल कर आया है सर। आईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आईटी नवनीता, दिनांक 3 मार्च 2025 का। जब मैंने इसको पीडीएफ लिया इसका, तो पूरा पीडीएफ लिख दिया सर मैंने, इसमें आपको दे दिया। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है सर 6 महीने का, लेकिन अंतरिम आदेश में हुआ है और अंतिम आदेश नहीं हुआ। इसी जानकारी के आधार पर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि सपोज करो कि ऐसा ना भी हुआ हो या ऐसा हुआ भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन हम इस कार्रवाई को तो हम कर सकते हैं, न्यायालय इसके लिए मना नहीं करेगा। उचित आधार, धारा 5 का आवेदन, पूरी क्लेम याचिका आप पेश करें और अपनी पूरी आप कोशिश करें, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला भी आप कह सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि आपको कहने की जरूरत नहीं है, हर न्यायालय के पास वो न्याय दृष्टांत मौजूद है। वो अंतिम आदेश हमारे पास नहीं मिल पाया, एज एडवोकेट होने के नाते कहीं हमें नहीं मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं मौजूद है, और न्यायालय के पास तो कम से कम मौजूद है ही। यदि वो आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत रहती है तो न्यायालय खुद ही मना कर देते हैं कि वकील साहब ऐसा कोई आदेश वादेश नहीं हुआ, अभी हमारी जानकारी में नहीं है। वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन आप इस प्रोसीजर को आप कर लें, आप इसमें हाथ पाथ रख कर ना बैठें, क्योंकि एक्सीडेंट का मामला है, गंभीर चोट का मामला है, एक परिवार की जिंदगी का मामला होता है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो लाखों रुपए का नुकसान उसका हो जाएगा। परिवार का पूरा जीवन पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, भविष्य सब कुछ है। न्यायालय इन सभी को देखता है, और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वेलफेयर लेजिस्लेशन है सर, कल्याणकारी अधिनियम है ये। इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है, पीड़ित को जस्ट कंपनसेशन देना इसका मूल मकसद है। मैं आपको डिजिटल ई बुक से सर और परिचित करा देता हूँ। मैं, आप देख रहे हैं ये डिजिटल ई बुक है, और समथिंग समथिंग इसमें 200 से ऊपर इसमें प्रश्न हैं और विभिन्न अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। मैं खाली अध्याय से परिचित आपको करा देता हूँ। हर ई बुक में धारा 1 से 217 के जो कुल अध्याय हैं। चलिए सर, फटाफट मैं आपको डिजिटल ई बुक से परिचित करा देता हूं। मैं अध्याय 1 से धारा 1 से 217 तो मैं हर ई बुक में शामिल रखता हूं। प्रस्तावना भी है सर, ये अध्याय यहाँ सर, यहाँ से अध्याय 1 से चालू है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और धाराओं की जानकारी है, अध्याय 10, 12 तक, 13 तक। ये लगभग हर ई बुक में मैं इन अध्यायों को रखता ही हूँ, क्योंकि वो एक लगाए 217 जो धारा है मोटर यान अधिनियम में, उनको हम जो खास खास धारा है वो हर बुक में आपको मैं आप शामिल कर लेता हूँ। ये अध्याय 16 से सर फिर मेरे द्वारा इसमें जो है कि विशेष प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के मकसद से अध्याय जोड़े गए, और स्पेशल वीडियो भी सर इसके ऊपर बनाए गए। अब ये जो अध्याय 16 है सर, यहाँ से मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किए हैं, और जो वीडियो का टाइटल मैंने रखा है मेरे चैनल पर, उन्हीं टाइटलों का नाम इसमें अध्याय के रूप में शामिल कर लिया। मैं आपको पढ़ के बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप सर्च कर लीजिए और देख लीजिए, और उसके नीचे ही डिजिटल ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। हर वीडियो के नीचे डिजिटल ई बुक रिटर्न रूप में मैं दे ही देता हूं, क्योंकि कई व्यूअर्स का कहना रहता है कि जो आप वीडियो में हमें जानकारी देते हैं उसका पीडीएफ या डिजिटल ई बुक जरूर उपलब्ध कराएं। तो वो मैंने उपलब्ध करा दिया आप लोगों के लिए। अब कई लोगों का, कई वकील साहबों का ये भी कहना है कि आप प्रिंटेड बुक भी उपलब्ध कराएं, हमें छप के हमारे घर पे आए। कई व्यूअर्स का भी कहना है, तो वो सुविधा भी मैंने उपलब्ध करा दी है। मतलब अभी चालू नहीं हुई, अति शीघ्र में चालू करने वाला हूं।
ISBN नंबर उसका लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है, उसके बाद वो विधि अनुसार और वो ऑर्डर पे छप के आएगी सर। कीमत उसकी अधिकतम रहेगी, आपको मैं बता दूं। ये तो आपको सबसे सस्ता, सरल और सुंदर रास्ता मैंने आप लोगों के लिए निकाला। मात्र 299 रुपए में आपकी कोई समस्या हल हो सके, ऐसा मेरा प्रयास है, दावा नहीं है सर। वहां पर क्या होगा, इसमें जैसे 200, 250, 100 ऐसे पृष्ठ रहते हैं, लेकिन उसमें समथिंग समथिंग 700, पौने 700 पेज रहेंगे उसमें। वो 3,000 रुपए उसकी कीमत रहेगी एक बुक की। वहां पर पेज से काम चलता है सर, जितने पेज हैं उतना खर्चा प्रिंटिंग में आता है उसमें। इससे ऊपर जाएंगे तो और भी आ जाएगा। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मैंने निकाल के रखा, आइडियल आंकड़ा 3,000 रुपए का, कि वो प्रिंटिंग चार्ज भी आ गया उसमें, डिलीवरी चार्ज भी आ गया उसमें आपका, और GST भी आ गया, और अन्य टैक्सेस भी आ गए, ये सब कुछ मिलाकर आ गया। और आप जब पैसे जमा कराएंगे तो आपको ऑर्डर पे छपके आएगी, वहां पर मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो प्रिंटर पे आप, मैं लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के नीचे, आप उस लिंक के जरिए वहां तक पहुंच जाएंगे। वहां पर आप ऑर्डर लिखाएंगे उस प्रकाशन पे, तो वहां से छप के आपके घर पर आएगी। वो व्यवस्था अति शीघ्र में चालू करने वाला हूँ। 400 से ऊपर डिजिटल ई बुक लिख चुका हूं सर मैं आज तक, विभिन्न टॉपिकों को, विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए 400 से ऊपर डिजिटल ई बुक आप लोगों की सेवा में मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। और तकरीबन 150 से ऊपर तो गूगल पर अपलोडेड है मेरी डिजिटल ई बुक, और बाकी की मेरी वेबसाइट पर है। कई व्यूवर्स के द्वारा काफी और कुछ जानकारियां चाहिए जाती हैं, तो वो सुविधा भी मैं अति शीघ्र मेरी वेबसाइट पर प्रारंभ करने वाला हूं। जैसे ही वो प्रारंभ हो जाएंगी तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। PDF हुआ, उसका जजमेंट का सारांश हुआ, ये सब कुछ भी मैं अति शीघ्र आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश में हूं। अब हम इसके अध्याय को देख लेते हैं सर। अध्याय 16 में धारा 1 क्या कहती है, यह कानून आप पर कहां लागू होता है। अध्याय 17 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। अध्याय 18 है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। अध्याय, ये कुछ एक अध्याय तो सर हर एक बुक में रखता ही रखता हूं मैं, आपको मैं बता दूं। जो बुक में छपवाऊंगा उसमें भी आपको कुछ एक अध्याय सेम मिलेंगे, आपको बता दूं, क्योंकि ये जान है उनकी। जैसे इंसान के अंदर जान होती है, ऐसे ये जान है उसकी। धारा 1 लगायत 217 की मुख्य धाराओं का उल्लेख। हालांकि मैंने मोटरयान अधिनियम की 2 बुक जो अभी आप लोगों के लिए लिखी हैं, जो छप के घर पे आएंगी, उसमें एक पे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ चुका है ISBN नंबर, दूसरे का भी आना बाकी है। तो उसमें मैंने अध्याय 1 लगायत 55। अच्छा, ये कोई स्पेशल मैं कहीं से बुक लेकर नहीं आ रहा हूं सर। ये जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसी का डेवलप्ड रूप और व्यवस्थित रूप से मैं आप लोगों के सामने उसमें पेश कर देता हूं, लिख देता हूं उसके अंदर। वहां पर ये आपको सुविधा होती है कि एक पेपर प्रिंटेड बुक में आपको कई डिजिटल ई बुक आपको समाहित मिल जाती है उसमें। ये जरूर उसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि एक डिजिटल ई बुक में 150-200 पेज हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कम से कम एक उसमें आपकी कम से कम 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 जैसे भी बुक हो उस हिसाब से उसके अंदर वो समाहित हो जाती हैं। वो एक अलग मैटर हो गया। हमारा अध्याय 19 में हो गया मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कितना समय लगता है, जल्दी क्लेम पाने का सही नियम क्या है। अध्याय 20 में अगर कोई मेरी बाइक चला रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता है। अध्याय 21 है क्या मैं दुर्घटना के 1 महीने बाद बीमा का दावा कर सकता हूं। ये वीडियो 3 साल बाद का मुआवजे के दावे का सर इस पे भी मैंने बना दिया है। 1 महीना तो सर लिमिटेशन के अंदर ही है। 166 मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 3 के तहत 6 महीने के अंदर ये दुर्घटना की क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो मामला वहां पर आता है गाड़ी के बीमे से संबंधित। वो बीमा कंपनी वाले कहते हैं कि 48 या 72 घंटे में आपने हमें सूचना नहीं दी, तो अब आप गाड़ी का डैमेज का बीमा नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विशेष जजमेंट में लेकर आया हूं सर, जिसमें 8 दिन का विलंब या उससे ज्यादा का डिले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि इस डिले के कारण बीमा कंपनी डैमेज को, गाड़ी के नुकसान को भुगतान करने से मना नहीं कर सकती। ये जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, क्या 1 महीने के बाद भी कर सकता हूँ, इसी में मैंने सारी जानकारी दी और इसी शीर्षक से वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ उसको। ये आ गया सर, क्या मैं दुर्घटना के 1 महीने के बाद बीमा का दावा कर सकता हूँ। जानिए सही नियम, MB एक्ट सेक्शन 166, इसी टाइटल से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है सर। अध्याय 22 है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत क्या अपराध है, चालान से बचें। अध्याय 23 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा मुआवजे के लिए आवेदन प्रदान करती है, तो धारा 166 है सर वो। अध्याय 24 है MACT कोर्ट में दुर्घटना क्लेम फॉर्म कैसे भरें। धारा 166 के 24 कालम, शपथ पत्र, दस्तावेज सूची व ड्राफ्ट। बड़ा स्पेशल वीडियो है सर, मैंने मेरे खुद के वकालत के अनुभव के आधार पर
पूरा फॉर्म भरना सिखाया आपको, धारा 24 166 के जो 24 कालम है। और मेरा खुद का केस लेकर बैठा हूं उस वीडियो में सर मैं। एक डेथ क्लेम को किस प्रकार से भरा जाएगा उसको आधार रख के हर कॉलम को भरने की जानकारी मैंने बताई है। चैनल पर वीडियो अपलोड है, और आपको अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उसकी डिजिटल ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दी है, वहां पर मिल जाएगी, आप वहां से खरीद भी सकते हैं सर उसको। अध्याय 26 से एक्सीडेंट होने पर कितना क्लेम मिलता है, जानिए मुआवजे की गणना का तरीका। अध्याय 27वें में है दुर्घटना के 4 तत्व क्या हैं, एक्सीडेंट क्लेम सिद्ध करने के नियम, कैसे साबित करेंगे एक्सीडेंट क्लेम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स में लेकर आया हूं, सुप्रीम कोर्ट की लाता हूं सर मैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो ऑल इंडिया में मान्य होते हैं, और उसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय के लिए गाइडलाइन होते हैं। हम कह सकते हैं जज साहब से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में ये फैसला दिया है, तो माननीय न्यायालय हमारे प्रकरण के फैक्ट और तथ्य इसी से मिलते जुलते हैं, तो हमारे साथ भी नरम रुख अपनाकर हमें क्लेम दिया जाए। हम माननीय न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं उन आधारों पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स के आधार पर। अध्याय नंबर 28 है सर, एक्सीडेंट क्लेम सिद्ध का हो गया। 29 में दुर्घटना के समय अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं हो तो जाने कानून, 149 और 166। तो ये हो गए सर हमारा पूरा अध्याय हो गए सर आपके। और इसके बाद डिस्क्लेमर भी है सर, और डिस्क्लेमर सर ये है कि ये एक पीडीएफ है, डिजिटल ई बुक है, और इसको आप किसी कोर्ट में, सरकारी दफ्तर में या कहीं भी पेश नहीं कर सकते। आप खुद पढ़ लें, वकील साहब से सलाह मशवरा कर लें। इसमें जो कानून धारा बताई गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट बताए गए हैं, उनको आप कोर्ट की लाइब्रेरी में से निकाल कर जज साहब के समक्ष पेश कर दें। या आप मान के चलें कि जिसको हम एक उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो एक कमरे में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, पूरा अंधेरा गुप है, और आदमी को हाथ को दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा है। अब ऐसी स्थिति में वहां पर कोई एक चिराग जला देता है तो कैसा प्रकाश फैलता है। तो ये मेरी डिजिटल ई बुक उसी चिराग की तरह है कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मेरी डिजिटल ई बुक कानून की वो रोशनी आपकी जिंदगी में फैलाए कि वो अंधेरा आपका दूर हो जाए, और आपको भी क्लेम राशि प्राप्त हो जाए, आपका भी भला हो जाए, और आपको भी बेनिफिट्स प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैंने अभी एक उदाहरण बताया था ट्रिब्यूनल कोर्ट का, बीमा कंपनी को मुक्त कर दिया। आप अपनी कोशिश तो करें सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स तो पेश करें आप, बस बीमा होना चाहिए सर, सबसे पहली शर्त है बीमा, वरना फिर गाड़ी मालिक और ड्राइवर से वसूली का आदेश होगा, फिर वहां सालों लग जाते हैं सर उसमें। एक मेरे खुद के प्रकरण में आपको बता दूं, तकरीबन 8 साल 9 साल की अवधि में सर जाकर वसूल हुआ वो मामला। उन्होंने अपील भी कर दी, फिर राजीनामा हुआ, आखिर देना जेब से ही पड़ा। अब वो सामने वाले सक्षम है तो फिर भी दे देते हैं। अब सपोज करो कि सक्षम ही नहीं है सर, गरीब आदमी है, कहां से देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक इतना गरीब आदमी है कि उसके पास उसका खुद का निजी प्लाट भी नहीं है। जब निजी प्लाट नहीं है तो निजी मकान होने का तो सवाल ही नहीं है, कहाँ रहेगा बेचारा। तो शहर से बाहर बल्ली होती है, बल्ली जिसको हम कहते हैं सरकारी जमीन, शहर से बाहर जो होती है, वहां एक टापरी बनाकर रह रहा है परिवार और बच्चों के साथ। रोजगार का साधन क्या है, एक गेती है, एक तगारी है, और मतलब एक पुरानी सुजुकी मोटरसाइकिल है जिसका ना कोई बीमा है ना कोई इंश्योरेंस है। क्या करता है, जहां मजदूरी मिलती है वहां चला जाता है। सपोज करो कि उसको पास के शहर में कहीं मजदूरी मिल गई, 12-10 किलोमीटर दूर है, वो सुजुकी मोटरसाइकिल पर जो उसने किसी से सेकंड हैंड खरीदी है, जिसका ना रजिस्ट्रेशन है ना बीमा है, और वो गाड़ी कंडम हो चुकी है, और एक तरीके से वो उस पर बैठ कर जा रहा है, पीछे गेती फंसी हुई है, एक तरफ तगारी लगा रखी है, और जा रहा है बेचारा मजदूरी करने। और दुर्घटनावश कोई व्यक्ति उसके सामने आ गया और उसकी मोटरसाइकिल टक्कर से उसकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो अब क्या करा जाएगा सर, आदमी क्लेम केस के लिए कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में क्लेम आप लगा भी देंगे तो आप कहां से वसूल करेंगे सर, कहां से वसूल करेंगे सर। ना तो उसके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं, जेल भी कहां भेजेंगे आप उसको, क्या हालत है उसकी। तो आप तो ये कोशिश करें आप कि सावधानी बरतें अपने जीवन में, और पूरी सावधानी बरतते हुए ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, और अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और दूसरे का भी जीवन सुरक्षित रखें। बड़ा अनमोल जीवन है साहब, चला जाता है तो दोबारा नहीं मिलता है, पूरा परिवार उसके लिए उम्र भर भुगतता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त निर्देश दिए इस मामले में
कि शराब पी के गाड़ी चलाने वाले को, अत्यधिक तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले को, और मृत्यु कारित करने वाले को, और ऐसे लोगों को जो अपने आप को सम्राट समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट के पैरा क्रमांक 18 में लिखा हुआ है, वही शब्द में कह रहा हूं, जो अपने आप को सम्राट समझते हैं, शहंशाह समझते हैं और अनाधुन गाड़ी चलाकर लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं, तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 20 साल बाद फैसला आया था सर, 92 की घटना थी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सजा दी, भले ही कम समय की दी, समय बीतने के बाद 6 महीने की कड़ी सजा दी और जुर्माना किया उनको। मतलब टोटल मिलाकर ये इसमें हमें मैसेज मिलता है, टोटल मिलाकर एक मैसेज ये निकलता है हमें कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। मैंने घड़ी की तरफ भी नहीं देखा है सर, आपके सामने वीडियो बनाना चालू किया, पता नहीं कितना लंबा वीडियो हो गया। मेरा प्रयास रहता है कि 10-12 मिनट का ही वीडियो में बनाऊं, मैं काफी लंबे वीडियो कई बार बन जाते हैं सर, क्योंकि ये कानून का विषय होता है, हम 2 शब्दों में कहां तक समझाएंगे, वरना मैं तो वीडियो नहीं बनाऊं, उधर शॉर्ट में रील ही बना देता हूं सर, 2-2 मिनट की। क्या आप समझ पाएंगे उन बातों को, जो इतना सारा मैंने लेक्चर आपको दिया, ये सारी जानकारी आपको दी, क्या आप समझ पाएंगे सर? कानून के लिए तो सर मैटर तो समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि छोटा ही वीडियो बनाऊं, बन जाते हैं कई वीडियो सर, ठीक है। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जो डिजिटल ई बुक मैंने आपको बताई है, उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, मात्र 299 रुपये उसकी कीमत है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो सर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।